सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का दोबारा से ही पाठशाला के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। टर्म 1 पूरी तरीके से खत्म हो गया, नाउ टर्म 2 का बात हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटेंट कंटिन्यू अपलोड होता रहेगा, हो रहा है नए चैनल पे, सॉरी नई जो वीडियो आनी है वो आती ही रहेंगी। तो चैप्टर ये आपका 13 है, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, यानी कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पूरी तरीके से मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में महात्मा गांधी के रिगार्डिंग में सारी चीज़ें बताई जाएगी और महात्मा गांधी जिस समय भारत के अंदर आए उसके बाद आज़ादी तक क्या हुआ, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है चैनल के रिगार्डिंग में मिलती रहती है। तो चैप्टर में क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड है तो मैं चाहूंगा कि आप महात्मा गांधी की शुरुआत से चीजें समझें और ये चीज आपको यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो बेनिफिट करेगी तो बहुत दिल लगा के वीडियो को देखेगा और जो बेसिक बातें मैं बताने जा रहा हूँ उन बेसिक बातों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपको और छोर गांधी का सब कुछ पता चल जाएगा और उसके बाद गांधी जी ने किस तरीके से नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना रोल दिया और फाइनली वी कॉल हिम महात्मा, और कैसे हुआ क्या हुआ सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो अगर आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम और साथ में ट्विटर आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। सो इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताने की कोशिश करूँ, इंट्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि एक राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो क्यों हम भूल जाए कि हमें जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें राष्ट्रवाद की एक सही परिभाषा समझाने की कोशिश करता है और उससे पहले अमेरिका के अंदर भी एक रेवोल्यूशन हुआ था जो सिविल वॉर के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन का नाम कहलाता है। कई सालों के बाद हमारे देश में भी राष्ट्रवाद की फीलिंग पैदा हुई, गांधी जी ने वो आग हमारे दिल के अंदर लगाई, देन फाइनली हमने अंग्रेजों को उनके छक्के छुड़ा के उन्हें वापस भेज दिया। तो नेशनलिज्म होता क्या है जिसकी वजह से हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक माँ तुझे सलाम, अगर आपने मूवी देखी हो सनी देओल की, आपको पता होगा लगभग 8 से 7 गोलियां इनको लगी थी, लेकिन झंडे की रक्षा करने के लिए ये इतने ठंड इलाके में भी बिल्कुल तत्पर तैयार रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। कोई मेडिसिन नहीं है कि आप खा लेंगे और आपके शरीर के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा हो जाएगी। तो हमारे इतिहासकर्ताओं ने, हमारे फिलोसोफर पंडितों ने बहुत बारीकी से इस नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को समझने की शुरुआत करी। नेशनलिज्म सही मायने में ऐसा होता है कि नेशनलिज्म के अंदर कोई फ्लैग होना चाहिए, कोई सिंबल होना चाहिए, उसके बाद कोई गाना होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए जो इंसान को अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको पता होगा कि फ्रेंच के अंदर भी ऐसा हुआ था। फ्रेंच सोसाइटी के अंदर 3 कैटेगरी के लोग थे और जो निचली कैटेगरी के लोग थे जिन्हें हम नॉर्मल पर्सन बोलते हैं, किंग उन पे रूल करता था और वहां पे नेशनलिज्म पैदा होने का कारण यही था कि वहां पे नेशनल एंथम आया, वहां पे नेशनल फ्लैग आया, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आया और उससे उनके नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो आप लोगों ने देखा होगा जब राष्ट्रीय गान चालू होता है तो हम बिल्कुल स्टैंड खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा तिरंगा किसी रास्ते पे गिर जाता है तो हम कहते हैं नहीं यार ये तिरंगा हमारे देश का, हमें इसके प्रति सम्मान होना चाहिए। उसके बाद हम अपने देश को हमने भारत माता का सिंबल दिया है। कभी आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा लेकिन हमने इसको अपनी माँ माना है ना। तो इस चीज को एक नेशनलिज्म की फीलिंग में बोल सकता हूँ कि इसकी शुरुआत बहुत लंबे समय से होनी चालू हो गई थी, लेकिन सही मायने में चिंगारी लगाने का काम गांधी जी ने करा था। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है किस तरीके से हमारे नेशनलिज्म पे इम्पैक्ट करती है वो समझेंगे और उसके बाद उससे पहले क्या गांधी जी से पहले देश में कुछ चल रहा था या नहीं चल रहा था, कुछ सुगबुगाहट हो रही थी नहीं हो रही थी अंग्रेजों के प्रति, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम कॉमन आइडेंटिटी जो है, मतलब जो मेन हमारा विश्वास प्रणाली है वो हम भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी के थ्रू पैदा हो जाए तो उसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं और इसीलिए इस पूरे चैप्टर के अंदर नेशनलिज्म से रिलेटेड बातें करी जाएगी। जरूरी नहीं है कि हमारा इंडिया ही एक ऐसा है जहां पे नेशनलिज्म के लिए क्या कहते हैं, मतलब स्पेशली राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गाना नहीं, और भी नेशंस है। बुक में बता रखा है गुसिपी गैरिबाल्डी के बारे में। क्यों? गुसिपी गैरिबाल्डी पहला बंदा था जिसने इटली के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन लेके आया और कहा कि इटली आजाद होना चाहिए। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर बोला कि नहीं, अमेरिका को हमें अपने देश का बनाना है, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं है। ब्रिटिशर्स ने 30 कॉलोनी बनाई थी, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। उन लोगों ने 13 कॉलोनी बसा दी थी और अगर उन लोगों ने बसा दी तो अमेरिकन ने कहा कि वी आर द अमेरिकन, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने उनको बताया और वहां के महात्मा पिता जो बोले जाते हैं, वहां के जो गांधी बोले जाते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन बोले जाते हैं। उसके बाद अगर हम हो चिन मिन की बात करें तो वियतनाम के अंदर, वियतनाम जो एक तरफ फ्रेंच की सोसाइटी थी, एक तरफ इंग्लिशमैन की सोसाइटी थी, तो उनके बीच में आपसे झगड़ा हो रहा था। हो चिन मिन इज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें कहा पूरा वियतनाम यूनाइट होना चाहिए, पूरा वियतनाम एक होना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी
जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को समझा और बताया कि हम लोगों को अंग्रेजों को यहाँ से निकालना होगा। सो हाल फिलहाल ये 4 नेम आपको एग्जांपल सेट करने के लिए थे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इंडिया के अंदर चेहरा एक आइडियोलॉजी सोच कैसे बन रही थी। अगर हम 1885 जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे तो नहीं दिखा रखा, कोई नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडिया नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस थी, नॉर्मली कांग्रेस थी, आज तो हम आईएनसी बोलते हैं इसे, लेकिन पहले नॉर्मल कांग्रेस थी। अंग्रेजों ने ये कांग्रेस बनाई इसीलिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम एक प्रोसीजर से अंग्रेजों के सामने जा सके। सो दिस इज कॉल्ड द नरमपंथी काल, जैसे हम मॉडरेट एरा बोलते हैं। उसके बाद आया 1917 5 से लेकर 17 का टाइम पीरियड, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट काल बोलते हैं, जैसे हम गर्मपंथी दल बोलते हैं। बाद में लोगों को यह समझ में आने लग गया कि हम अंग्रेजों से मतलब रिक्वेस्ट करके उनसे अपना इंसाफ क्यों मांगे, एक तो हमारे देश में घुसे वो लोग और ऊपर से हम लोगों से ये बोले कि सर हमारे लोगों को इंसाफ दीजिए। तो एक टाइम था जहां पे भारत के लोग नॉर्मली हम्बल तरीके से, पोलाइट तरीके से बोलते थे, और वो था 1885 लेकिन 905 का टाइम पीरियड। लेकिन एक टाइम आया एक्सट्रीमिस्ट टाइम पीरियड, उसके बारे में भी हमको और डीपली डिस्कस करके बताऊंगा। वो था 1905 से लेकर 1915 के बीच का टाइम पीरियड। इसमें लोगों ने ये कहने लग गए कि हम अंग्रेजों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे लड़के अधिकार लेंगे, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। आपको पता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये बात बोल दी उस टाइम पीरियड पे, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मतलब गांधी की शुरुआत से पहले ही इंडिया में नेशनलिज्म की थोड़ी थोड़ी आंख जो थी सुलगने लग गई थी। लेकिन गांधी जी जब आए 1917 के अंदर, मतलब मैं कह सकता हूं आए तो 1915 में ही थे, लेकिन इतना ज्यादा गांधी का इन्फ्लुएंस जो हमें देखने को मिला वो 1917 में ही देखने को मिला। सो दैट इज वाई गांधी एरा जो है वो 1917 के बाद 1917 से लेकर 47 से जब तक देश आजाद नहीं हुआ जब तक चलता रहा, और इसी को हमने गांधी एरा के नाम से बोला है। नॉर्मल समझ गए, मॉडरेट एरा, एक्सट्रीमिस्ट एरा, गांधी एरा। लेकिन गांधी एरा की शुरुआत ये थी। अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो क्या कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेताओं में से एक हो सकते हैं, जिन्होंने शुरुआती समय में स्वतंत्रता संग्राम के सभी चीजों पे भाग लिया था, यह हमें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन गांधी जी रिटर्न आए थे 1915 के अंदर। उससे पहले तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर कोई केस था वो लड़ रहे थे। साबरमती आश्रम 1916 के अंदर गए। उसके बाद उनके पॉलिटिकल गुरु गोखले जी, और गोखले जी ने कहा कि इंडिया को समझना है ना, 20 साल के बाद आप इंडिया के अंदर आए हो। गांधी जी से बोला आपको पता है कि कितना कुछ बदल चुका है इंडिया के अंदर। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा हाँ शायद से बदल गया, क्योंकि मैं 20 साल बाद वापस आ रहा हूँ, 2 दशकों बाद वापस आ रहा हूँ, तो कितना कुछ बदला होगा। तो इसीलिए गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में थे, तो ऐसा नहीं था कि वहां कुछ सीख नहीं रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन भारत की चीजों से रूबरू नहीं हो रहे थे कि भारत के लोगों की मेंटालिटी कैसी बन गई है। सो दैट इज व्हाई गोखले जी ने एडवाइस करी, उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोखले जी ने बोला कि ऐसा करो, 1 साल पूरा घूमो, ब्रिटिश इंडिया को देखो कि वहां की जमीन कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की आइडियोलॉजी कैसी है। देन ही डिसाइडेड, उन्होंने कहा मैं घूमूंगा, मैं देखूंगा। और उन्होंने पाया कि सही मायने में सही तरीके से जो निचला वर्ग समाज में जी रहा है ना, वो बहुत ही निचला है, उसको उठाने की बात नहीं करी जा रही है। और यहाँ पे जो कांग्रेस बनी है, ये कांग्रेस बहुत ही रूरल एलाइटीज को ना जोड़ते हुए अर्बन एलाइटीज, जो बड़े बड़े अमीर उद्योगपति वर्ग है, वो कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, कांग्रेस को चला रहे हैं, लेकिन गरीबों के हित के बारे में नहीं सोच रहे। ये गांधी जी ने एहसास करा, महसूस करा, कहा कि पूरा का पूरा भारत तो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें किनको आज़ादी दिलानी है, उन गरीबों को आजादी दिलानी है या हमें अंग्रेजों को भगाना है, कैसे करेंगे हम लोग। तो उसकी एक आइडियोलॉजी 1 साल के घूमने के बाद इनको समझ में आई। देन फाइनली हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी 1915 में अगर भारत आए तो 20 साल पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया, एक व्यक्ति का नाम देख सकते हैं, चंद्रन देवसन करके इनका नाम है। इन व्यक्ति ने बताया कि सही मायने में महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाला काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहले ही कर दिया था, क्योंकि नॉन वायलेंस, अहिंसा एक हथियार जो उन्होंने भारत में नहीं सीखा था, वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहले ही सीख लिया था। और ये चीज उनको पहले से ही दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक गिफ्टेड मिल गई थी, और वो चीज हथियार उन्होंने भारत के अंदर आके इस्तेमाल करा एंड अडॉप्ट हिज टेक्निक इन द नॉन वायलेंस एंड प्रोटेस्ट द सत्याग्रह। और यही सेम चीज जो नॉन वायलेंस जो भारत के अंदर 1915 के बाद उन्होंने शुरू करा, और उन्होंने कहा कि हम अहिंसा सत्य के रास्ते पे चलेंगे, अहिंसा अपनाएंगे, ये उन्होंने 20 साल पहले साउथ अफ्रीका के अंदर अपना लिया था। क्योंकि आपको पता है वो कुछ केसेस के बारे में लड़ रहे थे, और वहां पे भी गोरे और कालों के बीच में भेदभाव चल रहा था, और उसी केस को ही सॉल्व करे तो गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर गए थे। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने कहा सेम यहाँ पे गोरे और कालों के बीच में भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा क्यों ना करा जाए कि सेम यही चीज सत्याग्रह जो है
यही सेम चीज हम यहाँ पे भी चलाए, तो चलाया इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं चलाया। तो यानी कि तीन युग अगर मैं बोलूं तो मॉडरेट एरा था जिस समय लोग नरम दल के थे, लेकिन जिस समय लोग गरम दल के आए, जब लोग गरम दल के आए तो उस टाइम से पहले ही इन लोगों ने पहले से ही नेशनल कांग्रेस बना रखी थी 1885 में। एओ ह्यूम इज द फादर ऑफ कांग्रेस। और हमारे इंडिया के फर्स्ट जो बंदे बने थे वो हमारे WC बनर्जी जो थे वो बने थे। WC बनर्जी, ये पेपर के अंदर आपका PCS एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस बनाई किसने थी और पहला भारतीय कौन था। बनाई तो किसी अंग्रेज ने, कोई रिटायर्ड अंग्रेज बनता था एओ ह्यूम करके, उन्होंने बनाई थी। लेकिन सही मायने में 1885 में जब बनाई गई थी तो अंग्रेजों का बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर ये लोग ब्रिटिशर्स से मांग भी कर रहे हैं अपने अधिकारों की तो वो रूल के अकॉर्डिंग करें। शुरुआती समय में जब मॉडरेट एरा बताया जाता है तो उस टाइम पीरियड पे ये बताया जाता है कि इस कांग्रेस के अंदर बहुत अमीर और बहुत ही बड़े बड़े जमींदार, लैंड ऑनर्स, ये सारे हुआ करते थे। तो इनको नॉर्मल जनता के प्रति ये नहीं था कि यार इनको इंसाफ दिलाना ही दिलाना है, दिला देंगे, ऐसा नहीं था कि हक के लिए लड़ना है इनके लिए। लेकिन जब गरम दल आया ना तो उनको समझ में आया। और गरम दल के बारे में आपको क्या समझना होगा, गरम दल के बारे में आपको समझना होगा बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, उसके बाद लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे। इन्हें आप क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन्हें आप बोलते हो लाल, बाल और पाल। याद करिए, इसका शॉर्टकट तरीका है याद करने का, लाल, बाल, पाल। इन्होंने बताया कि यार ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने, मतलब हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजों से अपनी अधिकारों का रिक्वेस्ट करें, वो भी उनसे प्यार से, ये नहीं होगा हमसे। सो दैट इज वाई दे डिसाइडेड कि हम मॉडरेट एरा है, हम एक्सट्रीमिस्ट है। कांग्रेस के अंदर ही दो दल बन गए, एक नरम दल जो शांतिपूर्वक बात करता था, एक गरम दल जिन्होंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा शासन सब कुछ। लेकिन क्योंकि गांधी जी आ गए थे 1917 के अंदर तो ठीक है, लोग रूबरू नहीं थे गांधी से। तो देन फाइनली पहली बार जब गांधी जी आए 1915 के अंदर, तो पहले गांधी जी कुछ ऐसे थे क्योंकि 1898 के अंदर वो भारत छोड़ चुके थे, 20 साल बाद वापस आ रहे, तो इस गांधी जी फिर इस तरीके के बन के आए सामने। और 1915 के बाद उनका पहला विजिट जो हुआ नेशनल कांग्रेस का, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। कांग्रेस बन चुकी थी और देश में लोगों के अधिकार की बात हो रही थी, लेकिन इनके डंके की चोट पे नहीं बात हो पा रही जितना गांधी ने सोचा था। तो लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर हुआ, होम रूल मूवमेंट 1916 के अंदर हुआ और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थे इसके बाद स्टार्ट होने चालू हो गए। क्योंकि गांधी जी जब पहली बार विजिट करे 1915 के अंदर बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर, सो ऑन दैट टाइम गांधी को लोग आम बंदा मानते थे, गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। नॉर्मल बड़े बड़े अर्बन एलाइटिस ग्रुप हुआ करते थे, गांधी जी नॉर्मल से बैठे हुए, देखो पिक्चर के अंदर आपकी बुक में दिखाया भी हुआ है। अब गांधी जी बैठे हुए, किसको क्या पता कि गांधी जी कौन है क्या नहीं है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर लोगों को समझ में आया कि भाई गांधी जी ने जब स्पीच दी वहां पे, तो उस टाइम पे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स वहां पे थे, लॉयर थे, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स, डॉक्टर, बहुत ही जो अर्बन एलाइटिस के ग्रुप हुआ करते थे, सारे लोग। इवन कांग्रेस के उस टाइम पीरियड पे एक सदस्य थी एनी बेसेंट, अगर आपने नाम सुना हो तो उसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो वो भी थी वहां पे। तो उस टाइम पीरियड पे गांधी जी ने बोला कि सही मायने में जो इंडियन एलआईटी ग्रुप्स है ना, वो पूरी तरीके से गरीबों के, लेबर्स के प्रति जो है उनका जो कंसर्न है वो बहुत ही कम है। मतलब आप बात तो करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, या आप बात करते हैं कि हमें अंग्रेजों से शासन छीनना है, लेकिन आप सही मायने में अकेला अमीर वर्ग लड़के क्या कहते हैं कोई भी युद्ध या कोई भी क्या कहते हैं क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति तो लोगों से आती है, और सबसे ज्यादा लोग जो है भारत के अंदर वो गरीब वर्ग है। और यहाँ पे जो कांग्रेस के बड़े बड़े अर्बन एलाइटिस ग्रुप है वो तो चिंता ही नहीं कर रहा है नॉर्मल मजदूरों का, मजदूर वर्ग का, गरीबों का। सो दैट इज वाई ये जो भाषण पहली बार पब्लिकली भाषण दिया गांधी जी ने, सार्वजनिक भाषण दिया, ये एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को दिखाने की कोशिश करता है। और लोगों को शुरुआती समय में समझ में नहीं आ रही थी ये बातें, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आई धीरे धीरे करके। तो यहाँ से द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधी ओन डिजायर वाज टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड टू द इंडियन पीपल एज द होल। तो कहने का सिंपल सा मतलब पहला ऐसा भाषण जिसमें लोगों को समझ में आया कि हाँ यार नेशनलिज्म मूवमेंट तो यही है, हमें तो सभी लोगों को साथ लेके चलना है, सभी लोगों को साथ जोड़ के चलना है। तो इसीलिए उस मूवमेंट के सुनने के बाद आप सभी लोगों ने राजकुमार शुक्ला का नाम पढ़ा होगा। एक 12th क्लास का एक बुक है इंडिगो चैप्टर। इंडिगो चैप्टर के अंदर गांधी जी के बारे में बताया गया था कि जिस समय गांधी जी ये बता रहे थे तो उस समय पे मुजफ्फरपुर के अंदर क्या कहते हैं राजकुमार शुक्ला जी है जो वो 19 दिसंबर 1916 के अंदर उनको कहाँ लेके जाते हैं, उनको कहाँ लेके जाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कहाँ लेके जाते हैं। अगर आप लोगों ने इंडिगो चैप्टर पढ़ा होगा, हमारी प्लेलिस्ट है, हमने सारे चैप्टर अपलोड करे हुए 12th क्लास के इंग्लिश के, उसमें आप जाके देखिएगा इंडिगो चैप्टर बिल्कुल स्पेशल। तो वहां दिसंबर में लेके जाते हैं उनको, और वो गांधी जी समझते हैं हाँ यार गरीबों की हालत बहुत खराब हो रखी है,
और इसी वजह से गांधी जी अरेंज करते हैं और कहते हैं कि यार कांग्रेस को क्या कहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि वहाँ जो 1916 के अंदर जहाँ पे उनको लेके जा रहे हैं गांधी जी को, वहाँ पे उन लोगों के हित के लिए, उन लोगों के अधिकार के लिए, जो सिचुएशन वहाँ खराब हो रही है उसके लिए कांग्रेस के लोगों को लड़ना चाहिए। तो इस तरीके से गांधी जी की एंट्री होती है इंडियन की पॉलिटिक्स के अंदर। चंपारण एपिसोड, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्कर, उसके बाद सत्याग्रह पे सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ये सारा गांधी जी ने चलाते रहे। गांधी जी अपनी आंधी चलाते रहे ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे याद करो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था और ब्रिटिशर्स जो थे वो कहाँ बिजी थे, वो वर्ल्ड वॉर में बिजी थे। उन्हें नहीं पता था कि गांधी अपनी आंधी लेके आ रहा है। और उसके बाद तो फिर तो सत्याग्रह एक्सपीरियंस होता रहा, चंपारण के बारे में, खेड़ा के बारे में, अहमदाबाद के बारे में। फिर हम आगे जब अगला पार्ट में मिलेंगे आप सभी लोगों को, फिर वहां से आपको कहानी जोड़ के दिखाएंगे। सो अभी तक के लिए इस पार्ट में इतना ही है। जो मैंने कमेंट आपसे करने के लिए बोला उसे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। गांधी जी को अगर आप पसंद करते हैं सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।